बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो। देखो, अगर हम एक नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इन अ नॉर्मल सॉल्यूशन, इन अ नॉर्मल सॉल्यूशन, एक नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर हम उसके अंदर बेस ऐड करें, इफ वी ऐड बेस टू इट, तो उसका पीएच बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर एसिड ऐड करते हैं, इफ वी ऐड एसिड टू इट, उसका पीएच कम होने लगता है। नॉर्मल सॉल्यूशंस में क्या होता है? एसिड डालने से पीएच कम होता है, बेस डालने से पीएच बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो बेस होता है उसका पीएच 7 से बड़ा होता है और जो एसिड होता है उसका पीएच 7 से कम होता है। तो अगर हम एक नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करें, उसके अंदर जब भी तुम बेस डालोगे तो उसका पीएच बढ़ेगा, लेकिन अगर एसिड डालोगे तो उसका पीएच कम होगा। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक तरह का स्पेशल सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर चाहे तुम एसिड डालो चाहे तुम बेस डालो, लेकिन उसका पीएच चेंज नहीं होता है। एक तरह का स्पेशल सॉल्यूशन जिसमें चाहे तुम एसिड डालो चाहे तुम बेस डालो, उसका पीएच चेंज नहीं होगा। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इट इज अ स्पेशल type of solution which resist the change in pH, which resist the change in pH, जो pH change को resist करता है, which resist the change in pH when small amount of acid or base is added to it. ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, मतलब उसका पीएच चेंज नहीं होता है जब उसके अंदर एसिड या बेस डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लड। हमारा जो ब्लड है वो एक बफर सॉल्यूशन है। ब्लड इज बफर सॉल्यूशन। हम एसिडिक चीजें भी खाते हैं, बेसिक चीजें भी खाते हैं, लेकिन हमारे ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है। तो हमारा ब्लड क्या है? एक बफर सॉल्यूशन। क्लियर सबको? बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो अगर हम उसके अंदर एसिड डाल लें चाहे हम बेस डाल लें। लेकिन ध्यान क्या रखना है, नोट क्या है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ acid or base should be added. Should be added. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एसिड डाल दिया या बहुत ज्यादा बेस डाल दिया है। लार्ज क्वांटिटीज मस्ट नॉट बी एडेड। लार्ज क्वांटिटीज मस्ट नॉट बी एडेड। अगर ज्यादा मान लो एक सॉल्यूशन तुमने लिया, उसके अंदर तुमने बाल्टी भर के एसिड डाल दिया, तब तो 100% उसका पीएच चेंज होगा ही होगा। उसको कोई चेंज नहीं कर, मतलब कोई रोक नहीं सकता चेंज होने से। बेसिकली बफर सॉल्यूशन क्या है, दोबारा से समझ लो जो जो लेट आए हैं। एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन में अगर तुम बेस डालते हो तो उसका पीएच बढ़ता है। अगर एक नॉर्मल सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते हो तो उसका पीएच कम हो जाता है। बफर सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का स्पेशल सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं होता, विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जब उसके अंदर एसिड या बेस डालते हैं स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो जब उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डाला जाए। फॉर एग्जाम्पल ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। हम अगर एसिडिक खाना भी खाते हैं, बेसिक खाना भी खाते हैं, अल्कलाइन नेचर अल्कलाइन चीजें भी खाते हैं, लेकिन हमारे ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है। बस ध्यान क्या रखना है कि एसिड या बेस जो तुम ऐड कर रहे हो वो स्मॉल क्वांटिटीज में होना चाहिए।
ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे फिर कोई रोक नहीं सकता, पीएच चेंज होगा ही होगा। हम भी अगर ज्यादा एसिडिक खाना खा लेते हैं तो हमें भी एसिडिटी हो जाती है तो हमारा ब्लड का पीएच भी हल्का फुल्का डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम लार्ज क्वांटिटीज में एसिड या अल्कलाइन चीजों को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि कम अमाउंट में एसिड या बेस डालने पे जिस सॉल्यूशन का पीएच चेंज ना हो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। कोई डाउट? क्लियर है सबको? नॉर्मल सॉल्यूशन में सर नॉर्मल सॉल्यूशन में एसिड और बेस स्मॉल क्वांटिटी में डाले तब भी पीएच चेंज हो जाता है? हाँ बिल्कुल, अगर तुम वाटर लो, वाटर के अंदर नींबू डाल दो तब भी तो उसका पीएच चेंज हो जाता है। नींबू तो स्ट्रॉन्ग एसिड है भी नहीं और हल्का सा अमाउंट में डालते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर अगर हम नींबू डालते हैं तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक, आप इन नोट्स का पीडीएफ भेज दोगे? हाँ हाँ, नोट्स के तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो। करें नोट। सब बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ, छोटा सा टॉपिक है ये, जैसे ये टॉपिक खत्म होता है मैं तुम्हें ऑफ कर दूंगा, उम्मीद है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। दो तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। अपने पास दो तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर से शुरू करते हैं। एसिडिक बफर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, एक वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से सुने, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब ये है कि एक तो क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, एक उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जब हम इन दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक बफर कहलाएगा। क्लियर या नहीं? बफर क्या है? एसिडिक बफर एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक वीक एसिड होगा और वीक एसिड के साथ साथ उसी वीक एसिड का सॉल्ट होगा विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो हमारा सोडियम एसिटेट है, ये हमें पता है ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है जो किससे बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? आमना, अद्वितीय, क्लियर? दीक्षा, साक्षी, क्लियर? यस सर। पर एग्जांपल दोबारा बताना है। देखो बच्चे, एक तो वीक एसिड होना चाहिए और एक उसी वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ले लेते हैं एसिटिक एसिड और एक हम ले लेते हैं HCOONA, एक हमने ले लिया एसिटिक एसिड और एक हमने ले लिया HCOONA। ये वीक एसिड तो है, लेकिन यहां पे जो एसिड यूज हुआ है ये कुछ और है। यहाँ पे जो एसिड यूज हुआ है वो है HCOH। दोनों साइड जो एसिड है सॉल्ट में और जो एसिड हमने लिया है वो एसिड सेम होना चाहिए। इस सॉल्ट में एसिड क्या है, देखो एसिटिक एसिड, और हमने वीक एसिड भी क्या लिया है, एसिटिक एसिड।
तो हमने एक वीक एसिड लेना है और उसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्लियर या नहीं? ठीक है, एक तो वीक एसिड लेना है और उसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर। पूर्णिमा कोई डाउट? शार्दुल कोई डाउट? टीना? नो सर। नो सर। ठीक है, सिंपल सा है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड होगा और उसी वीक एसिड का सॉल्ट होगा विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोला करेंगे एसिडिक बफर। क्योंकि एसिड है तो अब हम पीएच निकाल सकते हैं। तो पीएच कैसे निकला करेगा? पीकेए। पीएच कैसे निकला करेगा? पीकेए माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। या फिर इन न्यूमेरिकल्स, ये ध्यान रखना, इन न्यूमेरिकल्स, in this formula we can replace concentration by moles। जब न्यूमेरिकल्स की बात आएगी we can replace this concentration by moles। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो दोनों की कॉमन होती है ना, वॉल्यूम तो दोनों की क्या होती है? कॉमन। तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाता है तो बचता है सिर्फ मोल्स ऑफ एसिड अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्ट। कहने का मतलब ये है कि हम इस फॉर्मूला को न्यूमेरिकल्स करते हुए कंसंट्रेशन की जगह क्या ले सकते हैं? मोल्स। मोल्स ऑफ एसिड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट। क्लियर या नहीं? और पीकेए तो हमें पता ही है क्या होता है। पीकेए होता है माइनस लॉग ऑफ के। कोई भी दिक्कत? दोबारा से समझें। एसिडिक बफर क्या है? एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एक वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है किसके साथ? विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर। एंड वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर है तो हम उसका पीएच निकाल सकते हैं। Then pH will be equal to pKa minus log of acid by salt, concentration of acid by concentration of salt। क्योंकि रेशो ले रहे हैं तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगी, तो हम न्यूमेरिकल्स में कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं बाय द रिस्पेक्टिव मोल्स। कोई डाउट किसी को भी? क्लियर है? सर ये वाले चैप्टर आप ऑफलाइन भी करवाएगो? पहले फुल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवाइज कराऊंगा इसमें। ओके सर। सर क्योंकि ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है ना ये चैप्टर। फुल सिलेबस होने तो कंप्लीट फिर रिवाइज करा दूंगा। करो, नोट करो। सर क्लास कितने बजे तक है? 10:30। ओके सर। बफर की डेफिनेशन, एसिडिक बफर, उसके बाद फॉर्मूलाज नोट करें। अगला है इसके बाद बेसिक बफर। जैसे एसिडिक बफर है ऐसे ही बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ weak base and its salt with strong acid।
इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब एक तो तुमने लेना है वीक बेस और साथ में उसी वीक बेस का सॉल्ट लेना है विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एक वीक बेस है और ये उसी वीक बेस का सॉल्ट है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो उसी वीक बेस का सॉल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। कोई भी एक वीक बेस एंड उसी का सॉल्ट लेना है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब क्योंकि ये बेसिक बफर है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, पीओएच निकाल सकते हैं। एंड पीओएच कैसे निकला करेगा, पीकेबी माइनस log of concentration of base by concentration of salt. Clear? pKb minus log of concentration of base by concentration of salt. Again, we can replace the concentration by the moles. तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि POH will be equal to pKb minus log of moles of base by moles of salt. करें नोट। हमने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं, pH is pKa minus log of concentration of acid by salt, इसको हम क्या बोलते हैं, हेंडरसन्स इक्वेशन। सिमिलरली ये वाला जो इक्वेशन लिखा है हमने POH के लिए, ये भी हेंडरसन्स इक्वेशन ही है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है, तुम्हारे पास एक बफर है जिसके पास 0.4 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। 0.4 मोल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और तुमने क्या लिया हुआ है, 0.5 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखो, ये वीक बेस है और ये उसी वीक बेस का सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी तो बफर बन रहा है। अब पीएच पूछ रहा है। अच्छा, ये कैसा बफर है, एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है? दीक्षा, एसिडिक बफर है या बेसिक? आमना? हाँ, एसिडिक। एसिडिक क्यों? आमना? आदित्य? बच्चे वीक बेस यूज किया है, वीक बेस यूज किया है तो कौन सा बफर होगा, बेसिक बफर। वीक बेस यूज किया है तो कैसा बफर होगा, बेसिक बफर। बेसिक बफर है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पीओएच। अगर वीक एसिड यूज किया है तो एसिडिक बफर, अगर वीक बेस यूज किया है तो बेसिक बफर। बेसिक बफर में पीओएच निकलेगा और एसिडिक बफर में पीएच निकलेगा। पीओएच दिस इज पीकेबी माइनस log of concentration of base by concentration of salt। फॉर्मूला यही लिखना है, वो हमें पता है कि हम कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर सकते हैं, मोल्स। अच्छा, तुम्हें दिया हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब तुम्हें केबी दे रखा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ है, केबी दिया हुआ है। तो हमसे पीओएच निकाल लेते हैं। पीओएच दिस इज पीकेबी, पीकेबी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ केबी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस लॉग ऑफ केबी। केबी की वैल्यू कितनी थी, 1.8 इंटू 10⁻⁵ माइनस लॉग ऑफ
बेस की कंसंट्रेशन की जगह हम मोल्स पुट कर देते हैं 0.4, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सॉल्ट के मोल्स कितने थे 0.5। दोबारा से समझें, तुम्हारे पास एक वीक बेस था और उसी का सॉल्ट था विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एक बेसिक बफर होगा। बेसिक बफर होगा तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, पीओएच। पीओएच कैसे निकलेगा, पीकेबी माइनस लॉग ऑफ बेस बाय सॉल्ट, और पीकेबी किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी के बराबर। ठीक है, पीकेबी किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी। तो माइनस लॉग ऑफ केबी की वैल्यू अपने पास थी, वो पुट की, माइनस लॉग ऑफ बेस की कंसंट्रेशन मतलब बेस के मोल्स, एंड फिर सॉल्ट के मोल्स पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व भी करना है, एंड अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा, माइनस लॉग 1.8। लॉग 1.8 कितना होता है, लॉग 2 होता है 0.3010, तो 0.27, और लॉग 10 उसका -5 हो जाएगा -5, माइनस लॉग 4 होता है 0.6, एंड लॉग 5 होता है 0.69। एंड जब तुम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एंड आंसर विल बी सेकंड क्वेश्चन। यहां से पीओएच निकलेगा 4.8। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो पीओएच निकलेगा 4.8, लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में पीएच पूछा है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कि पीएच प्लस पीओएच दिस इज 14। पीएच प्लस पीओएच दिस इज 14। हमसे पीएच पूछा था, पीओएच कितना है 4.8, दिस इज 14। ऑन सॉल्विंग यहां से पीएच आ जाएगा 9.2। क्लियर है सबको, कोई डाउट? दोबारा से समझ लो सर चाहे। केबी की वैल्यू दी हुई थी। हाँ, किस चीज की वैल्यू? देख सर, केबी की पूछ रहा था, दी हुई है। ओके सर। पीओएच इज पीकेबी माइनस लॉग ऑफ बेस बाय सॉल्ट। पीकेबी को हमने लिख दिया माइनस लॉग ऑफ केबी। ठीक, पीकेबी को हमने क्या लिख दिया, माइनस लॉग ऑफ केबी, एंड केबी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन की जगह मोल्स पुट कर दिए, एंड फिर सॉल्ट के भी मोल्स पुट कर दिए, एंड सॉल्व भी किया आगे। यहां से पीओएच निकलेगा, पीओएच निकल गया तो उसके बाद मैंने पीएच निकाला है। करें नोट। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 15 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट एंड मेकिंग द वॉल्यूम 1 लीटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हें दिया हुआ है। अब तुम्हें खुद पहचानना होगा कि ये बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन में एक तो वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या है, एक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन है, और कैसा बफर है, एसिडिक बफर, क्योंकि वीक एसिड यूज हुआ है, तो ये एक एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर है तो हम इसका पीएच निकाल सकते हैं, एंड pH will be minus pH is pKa minus log of concentration of acid by concentration of salt. ठीक, तो pKa की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ concentration of acid by concentration of salt. तो देखो Ka की वैल्यू अपने को दे रखी थी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 1.8 into 10⁻⁵, तो माइनस लॉग ऑफ के की वैल्यू अपने को दे रखी थी 1.8 into 10⁻⁵, माइनस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ एसिड पुट कर सकते हैं, लेकिन मोल्स भी हमें नहीं दे रखे हैं यहाँ तो हमें क्या दिया हुआ था, 10 ग्राम एसिटिक एसिड एंड 15 ग्राम सोडियम एसिटेट। अब मास से तो हमें मोल्स निकालने आते हैं, मास से मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एसिटिक एसिड का जब तुम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वो 60 आएगा। सिमिलरली ये बनेगा 15 बाय, जब इसका मॉलिक्यूलर मास तुम निकालोगे तो वो आएगा 59 + 23 82।
तो इस पूरी वैल्यू को जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से pH निकलेगा एंड pH आएगा तुम्हारा 4.78। लॉग टेबल्स में तुम्हें सिखाई है, सॉल्व भी करना है। दोबारा से समझ लो, तुम्हारे पास एक वीक एसिड था 10 ग्राम एंड उसी का सॉल्ट था सोडियम एसिटेट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है ये बफर सॉल्यूशन है, और कैसा बफर है, एसिडिक बफर, क्योंकि वीक एसिड यूज हो रहा है। अगर वीक बेस यूज होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था तो बेसिक, अगर वीक एसिड यूज होगा तो एसिडिक। और एसिडिक बफर के लिए हम pH निकालते हैं, pH इज pKa माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड बाय सॉल्ट। तो pKa की वैल्यू हमें नहीं दे रखी थी लेकिन हमें Ka दिया हुआ था, तो हमने pKa को कैसे लिख लिया, माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड बाय सॉल्ट। तो माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू पुट कर दी, एसिड की कंसेंट्रेशन की जगह मोल्स पुट करने थे, मोल्स कैसे पुट किए, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली सॉल्ट के लिए गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 4.78। कोई भी डाउट, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? करें, नोट करें। एनसीईआरटी में और कोई बफर के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है, कमाल हो गया। डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ दिस। ठीक है, फिर एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ, इसके ऊपर तो नहीं है। देखो, अगर हम पीएच की बात करते हैं, पीएच या पीओएच, बेसिकली एसिड बेस कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो या तो वो तुम्हें वीक एसिड दे देगा, अगर वो तुम्हें वीक एसिड देगा तो वो Ka इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, लेकिन क्योंकि वीक एसिड है तो हम इसको सी अल्फा स्क्वायर के बराबर ले लेते हैं। फिर वो तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, H प्लस की कंसेंट्रेशन पूछ सकता है, या H प्लस निकाल के जो कॉन्जुगेट बेस बचता है, जो अनायन बचता है, उसकी कंसेंट्रेशन पूछ सकता है। दोनों की ही कंसेंट्रेशन सी अल्फा है, ठीक है।
और इसके अंदर तीसरा कोई फॉर्मूला है सच पीएच पूछ सकता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। सिमिलरली वो तुम्हें वीक एसिड की जगह कोई वीक बेस दे सकता है। वीक एसिड की जगह वो कोई तुम्हें वीक बेस दे देगा। अगर वो वीक बेस दे रहा है तो Kb लगेगा, फिर Kb is C alpha square upon 1 minus alpha which is approximately C alpha square। क्योंकि फिर वो बेस देगा तो फिर वो तुम्हें OH माइनस बोल देगा, और OH माइनस अगर मिला है तो साथ में उसका कोई कटायन भी मिलेगा, कटायन मिलेगा तो उसकी कंसंट्रेशन भी C अल्फा होगी। फिर यहां से हम POH निकाल पाया करेंगे। POH से हम क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास OH माइनस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन के साथ साथ वो तुमसे H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ सकता है, क्योंकि H प्लस इंटू OH माइनस दिस इज 14 10⁻⁻14। ऐसा कुछ वो तुमसे पूछ सकता है। या फिर अगर वो वीक एसिड वीक बेस दे ही ना, वो तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे देगा। ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस देता है तब तो हमें सिर्फ स्ट्राइकोमेट्री लगानी है। क्या लगानी है, स्ट्राइकोमेट्री। तब अपना सारा का सारा काम ही स्ट्राइकोमेट्री कर देती है। जैसे HCl जितना लोगे उतना ही H प्लस मिल जाएगा, H2SO4 जितना लोगे उसका डबल H प्लस मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जितना लोगे वहां से 2 OH माइनस मिलेंगे। तो बेसिकली तुम्हें वो इसकी कंसंट्रेशन दे दिया करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो इसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली 2C हो जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, C रहेगी। तो ये तो एसिड बेस के ऊपर पूछ सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगेन H प्लस आ गया है तो pH पूछ सकता है, या OH माइनस आ गया है तो POH निकलवा लेगा तुमसे। तीसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स पूछ सकता है। मिक्सचर्स के अंदर मिक्सचर्स कैसे होते हैं, देखो मिक्सचर 3 तरह के हैं। एक तो है एसिड के अंदर कोई और एसिड डाल देगा। अगर वो एसिड के अंदर एसिड डालता है तो तुमने पहले यहां से H प्लस निकालना है, यहां से भी H प्लस निकालना है। ठीक है, फिर तुम क्या निकाल सकते हो, M1V1 प्लस M2V2। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, तुमने पहले यहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल लेनी है M1, यहां से H प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल लेनी है M2, फिर तुम M1V1 प्लस M2V2 दिस इज M3V3 लगा सकते हो। या फिर वो बेस के अंदर बेस मिक्स कर देगा। ठीक है, बेस के अंदर बेस मिक्स कर देगा। अगर बेस के अंदर बेस मिक्स कर रहा है तो इस बेस से भी OH माइनस निकाल लो, इस बेस से भी क्या निकाल लो, OH माइनस। मान लो ये तुम्हारा आ जाता है M1 और ये तुम्हारा आ जाता है M2, तो फिर से तुम M1V1 प्लस M2V2 लगा सकते हो। या फिर मोल्स वाले तरीके से कर सकते हो कि यहां से मोल्स निकाल लिए, यहां से मोल्स निकाल लिए, फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, डायरेक्टली हो जाएगा। सिमिलरली यहां से मोल्स निकाल लिए, यहां से मोल्स निकाल लिए, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। बेसिकली moles of H plus from acid 1 plus moles of H plus from acid number 2 divided by total volume, ऐसे कर सकते हो। तो उससे हमारे पास H plus आ जाएंगे। अगर वो दो बेस का मिक्सचर है तो OH माइनस आएगा कैसे, moles of OH minus from base number 1 plus moles of OH minus from base number 2 divided by total volume।
या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर वो तीसरा केस दे देगा तुम्हें एसिड के अंदर बेस डाल देगा। जब एसिड के अंदर बेस डालेगा तो एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है सॉल्व करने का। यहाँ तो हमारे पास दो दो थे ना कि M1 V1 लगा लो या मोल्स निकाल के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। यहाँ पे तरीका ही एक लगाना है, बाकी सब तरीके फेल है यहाँ पे। मतलब किसी में अप्लाई हो जाएंगे किसी में नहीं, लेकिन ये तरीका कभी फेल नहीं होगा तुम्हारा। एसिड से H+ निकालो, बेस से OH- के मोल्स निकालो। ठीक, फिर तुमने क्या करना है, अगर H+ के मोल्स ज्यादा आते हैं OH- से, तो तुम्हारे पास फाइनली H+ की कंसेंट्रेशन आएगी मोल्स ऑफ H+ माइनस मोल्स ऑफ OH-, ऊपर ऐड कर रहे थे यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर तुम्हारे पास OH- के मोल्स ज्यादा हैं, H+ के कम है, अगर OH के मोल्स ज्यादा है तो तुम्हारे पास OH- फाइनली बचेगा, मोल्स ऑफ OH- माइनस मोल्स ऑफ H+ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इस तरीके से। क्लियर या नहीं? यस सर। अच्छा, जो लास्ट वाला हमने अभी मिक्सर किया है, एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस वाला, उसमें जो फॉर्मूला लिखा है वो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 है। उसमें कब लिखा? इक्वेशन कल? कैसे वो करनी है? नहीं सर, यही वाला जो लिख रखा है M1V1 वाला। हाँ, सर ये ये एसिड प्लस बेस में नहीं होगा ना यूज बस? एसिड प्लस बेस में फिर माइनस करना पड़ेगा तुम्हें, वो देख के कि किसका ज्यादा है। वो मत करो, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा एसिड बेस में। एसिड बेस में मोल्स वाला सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, एसिड बेस वाला सिर्फ मोल्स वाला यूज करो, तो माइनस नहीं कर पाओगे M1V1 को लेके, गलती कर दोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हें हिसाब नहीं आएगा कि किसके मोल्स ज्यादा आ रहे हैं किसके मोल्स कम आ रहे हैं। तो मोल्स से ही करो, ज्यादा सही रहेगा। इसमें एक और केस बनता है, वो तुम्हें कोई वीक एसिड दे देगा, पीएच का ही क्वेश्चन पूछ सकता है, वो वीक एसिड दे देगा, उसके अंदर कोई कॉमन आयन जनरेट कर देगा, उसके अंदर कोई कॉमन आयन जनरेट कर देगा। अगर वो कॉमन आयन जनरेट कर देगा तो अल्फा डैश पूछ लेगा, न्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज Ka/m। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर वो तुम्हें कोई वीक बेस दे देगा, उसके अंदर कोई कॉमन आयन जनरेट कर देगा, तो उसमें भी वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ सकता है, नई वाली Ka/m। या फिर जो सॉलिबिलिटी वाले क्वेश्चन हमने कल किए थे, वैसे वैसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉमन आयन जनरेट कर देगा, फिर सॉलिबिलिटी में तुमसे S निग्लेक्ट करवा के सॉलिबिलिटी पूछ लेगा। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, पहले ही लिखना है या क्लियर ही है? मैं स्क्रीनशॉट लेंगे। लिखो लिखो लिखो, या स्क्रीनशॉट ले लो, वो तुम्हारा अच्छा है। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट में जूम करो, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये लो। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये कॉमन है।
Done. चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। DPP 8 के फर्स्ट क्वेश्चन से ही देखते हैं। तो पहले DPP 9 करा दो। नहीं कर लेते हैं। चलो देखो ये DPP 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑन अ सॉल्यूशन व्हेन 50 ml of 0.2 normal and 50 ml of 0.1 normal NaOH are mixed। पहला काम तुम्हारा नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, तभी आगे क्वेश्चन प्रोसीड करना है हमेशा। क्योंकि इसमें H+ एक ही है तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही होगी। इसमें भी OH एक ही है तो इसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बात एक ही है। पहला ये क्लियर है या नहीं? ठीक है सर। अब तुमने दूसरा पॉइंट क्या देखा कि एक एसिड है और एक बेस है, तो सबसे पहले तुम एसिड से मोल्स ऑफ H+ निकालो, बेस से मोल्स ऑफ OH- निकालो। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स ऑफ HCl आएगा पहले, ठीक है, पहले मोल्स ऑफ HCl आएगा। HCl के मोल्स कैसे निकालोगे? इसकी मोलैरिटी, इसकी वॉल्यूम बाय 1000। तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻³ ये HCl के मोल्स आए। HCl से फिर H+ आएगा, हमें तो H+ चाहिए ना फाइनली। तो देखो पहले HCl के मोल्स आए, फिर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जितना HCl लोगे उतना ही H+ आएगा। तो अगर HCl तुम्हारे पास 10 × 10⁻³ था तो H+ भी कितना होगा? 10 × 10⁻³ फिर तुम सेम काम करोगे NaOH के लिए, तो मोल्स ऑफ NaOH निकालो। कैसे निकालोगे? मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है? 0.1 × वॉल्यूम 50/1000। तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ ठीक है। तो अब फिर NaOH से OH- निकालो। जितना NaOH लोगे उतना ही OH- होगा। तो अगर NaOH 5 × 10⁻³ था तो OH भी कितना होगा? 5 × 10⁻³। अब देखो दोनों में से ज्यादा मोल्स किसके आए? H+ के। तो फाइनली H+ बच जाएगा। कितना बचेगा? H+ के मोल्स माइनस OH के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हम तो कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं ना, कंसंट्रेशन सीधा निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 50 + 50 100। अब क्योंकि ये मिलीलीटर में है तो इनटू 1000 करना मत भूलना। जो मैंने मेरे ख्याल फॉर्मूलाज लिखे हैं वहां पे मिलीलीटर लीटर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, तो वहां पे थोड़ा सा देख लेना कि अगर टोटल वॉल्यूम तुम्हारा मिलीलीटर में है तो इनटू 1000 करना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है सर। तो ये बचेगा अपने पास 5 × 10⁻³ -3 + 3 कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा 5 × 10⁻²। अभी H+ की कंसंट्रेशन आ गई तो यहाँ से pH आ जाएगा। pH will be -log of H+, -log of (1.31). क्लियर या नहीं?
समझ आया ना साक्षी? कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सर आ गया समझ। इसे ट्राई करो एक बार। pH of a solution obtained by mixing equal volumes of 0.1 normal NaOH and 0.05 normal HCl। देखो पहले हमारे पास एक बेस है NaOH, पहले तो नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, सेम ही रहेगा क्योंकि एक एक ही H+ या एक एक ही OH है। तो सबसे पहला हमारा काम है, इक्वल वॉल्यूम्स दे रखा है तो 1 लीटर ले लिया करो, इजिली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मोल्स निकालते हैं NaOH की, क्योंकि नॉर्मेलिटी NaOH की है या मोलैरिटी NaOH की है तो हमें मोल्स भी NaOH के ही मिलेंगे, विच इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्योंकि अब वॉल्यूम लीटर में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं या डिवाइड नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली NaOH से पहले OH निकाल लो, जितना NaOH लोगे उतना ही OH माइनस मिलेगा। तो अगर NaOH तुम्हारे पास 0.1 है तो OH माइनस भी कितने होंगे? 0.1। फिर तुम क्या करो, HCl निकाल लो। तो मोल्स ऑफ HCl, दिस विल बी मोलैरिटी, इसकी भी वॉल्यूम हमने कितनी ली? 1 लीटर, तो 0.05। अगेन जितना HCl लोगे उतना ही H+ भी मिलेगा, तो अगेन 1:1। अगर HCl तुम्हारा 0.05 है तो H+ भी 0.05 आ गया। अब हमने मोल्स निकाल लिए H+ और OH के, किसके मोल्स ज्यादा है? OH के। किसके मोल्स ज्यादा है? OH के। तो फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकलेगा। कैसे निकलेगा? बड़े मोल्स माइनस छोटे मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर या नहीं? ठीक है सर, मैंने उसे वी अज्यूम किया था तो उससे मेरा 0.05 0.1 माइनस 0.05 ही आ रहा था, सॉरी प्लस आ रहा था। प्लस कैसे आ सकता है साक्षी? एक एसिड है और एक बेस है। सब भाई मैंने शायद वो नहीं देखा, मैंने प्लस कर दिया उसे, डायरेक्ट सॉल्यूशन था और डिवाइड बाय 2 करा। नहीं, पहले ये देखना है कि एसिड है या बेस है। अगर दोनों एसिड है तभी ऐड करना है, या दोनों बेस है तभी ऐड करना है। अगर एक एसिड और एक बेस है तो बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। अगर वीवी लोगे तो बस वो वीवी एंड में आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम भी कितनी हो जाएगी? फिर 2V, तो V कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.05/2, या फिर हम कह सकते हैं 0.025। और ये OH माइनस की कंसेंट्रेशन आई। ये भी ध्यान रखना होता है कि किसकी आएगी? OH माइनस की। क्यों? क्योंकि OH माइनस ज्यादा थे। अगर H+ ज्यादा होते तो H+ की कंसेंट्रेशन आती, तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई। फिर हम OH माइनस की कंसेंट्रेशन यूज करके POH निकाल लेंगे, तो POH विल बी माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो ये बनेगा तुम्हारा, जब इस लॉग को सॉल्व करोगे -3। ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 हो गया। 0.7 हो गया 1.4 इंटू -3, तो ये आ जाएगा 2.6 के आसपास। हाँ 2.6 नहीं, 1.6। ये POH आ गया, तो pH कितना आ जाएगा? 14 माइनस 1.6, 12.4। क्लियर है साक्षी या नहीं? ये सर मैंने बस इसमें M1 वाली इक्वेशन लगा दी थी। M1 B1 वाली?
यस सर, और उससे फिर 2 भी आ गया और वो डिवाइड होके 0.075 आएगा। वही चीज है ना, तुमने m1 प्लस b1 कर दिया तो वहां से सब गड़बड़ हो गया, वो 0.075 में चला गया, मतलब जो तुम्हारी कैलकुलेशन आ रही थी उस हिसाब से 0.075 कुछ बन गया। देखो m1 b1 वाली इक्वेशन तुम कभी यूज मत करो, सबसे बेस्ट रहता है कि यही तरीका यूज कर लो, क्योंकि देखो अगर दोनों एसिड भी हैं तब बस ऐड हो जाएगा, और अगर दोनों बेस हैं तब भी ऐड हो रहा है। अगर एक एसिड और एक बेस है तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, जो बड़ा है वो बच जाएगा, और टोटल वॉल्यूम से तो डिवाइड हर एक में ही करना है। यहाँ पे हमने टोटल वॉल्यूम लीटर्स में ली हुई है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज अगर मिलीलीटर में होती तो 1000 से भी मल्टीप्लाई करते। क्लियर? यस सर। करो, नोट करो इसे, फिर हम करेंगे। OH माइनस आ गए 10⁻³ अब उसके अंदर पानी डाल दिया हमने, कितना 50 ml, तो हमारे पास हमें कंसंट्रेशन चाहिए। क्या पानी डालने से OH माइनस के मोल्स को कुछ होगा? नहीं, जितने मोल्स पहले थे उतने ही अभी भी रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। पहले वॉल्यूम कितनी थी 50, अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 100। क्लियर या नहीं? सर ये OH माइनस की कंसंट्रेशन आई है अब। हाँ, अब OH माइनस की हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं किया, क्योंकि ना तो हमने एसिड ऐड किया ना हमने बेस ऐड किया, हमने सिर्फ क्या ऐड किया, वाटर। वाटर ऐड करने से सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगी, मोल्स चेंज ही नहीं होते। H प्लस के या OH के मोल्स चेंज नहीं होते, सिर्फ क्या चेंज हो जाती है, वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम कितनी थी 50, अब 50 और ऐड कर दिया हमने, ना H प्लस डाला ना OH माइनस डाला, तो ना हमने ऐड किया ना हमने सब्ट्रैक्ट किया, बस हमने सीधा किससे डिवाइड कर दिया, टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 100। क्लियर? और क्योंकि मिलीलीटर में है तो इंटू 1000 कर दिया है, तो अब मोल्स ऑफ OH माइनस कितने हो गए 10⁻²। अगर मोल्स ऑफ OH 10⁻² हो गए तो pH कितना हो जाएगा 2, तो pH कितना हो जाएगा 12। कोई डाउट? नो। नोट करो। सर डन। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो। फिलहाल मुझे बस एक फॉर्मूला और लिखवाना है। मान लो हमारे पास H2SO4 है, ये HCl है। HCl जब डिसोसिएट करता है तो इसमें से एक ही H प्लस मिलता है और एक Cl माइनस मिलता है। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम बोलते हैं Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। ठीक है, अगर हम H2SO4 की बात करते हैं साक्षी, तो H2SO4 में कितने H प्लस मिलते हैं 2H प्लस। 2H प्लस है ना, और साथ में मिलता है एक सल्फेट। इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड Ka। लेकिन अब ये होता क्या है, ये दोनों H प्लस एक स्टेप में नहीं मिलते, एक एक करके मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका फर्स्ट स्टेप होता है H2SO4 कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस HSO4 माइनस। जब पहला H प्लस बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर जब HSO4 माइनस मिल जाता है, उसमें से एक और H प्लस बाहर निकलता है और फाइनली क्या मिलता है, SO4 चार्ज -2। इसके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम नाम देते हैं वो है सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट।
अच्छा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम रिएक्शन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें, अगर हम रिएक्शन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें तो अपने पास क्या बनेगा? HSO4 -1 कैंसिल हो जाएगा और यही इक्वेशन बनेगी। इसमें कोई डाउट? नो सर। और ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर ए बोलते हैं तो क्या मुझे KA1 और KA2 के बीच रिलेशन बताओगे साक्षी? Relationship between KA, KA1 and KA2. अगर हमने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, हाँ पर दोबारा बता, क्या पूछ रहे हो? हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच रिलेशन बनाना है। क्या कोई रिलेशन बन सकता है इन तीनों के बीच? कोई फॉर्मूला? हमने जब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया तब हमें ऊपर वाली रिएक्शन मिल गई, तो क्या हम इन तीनों के बीच कोई रिलेशन बना सकते हैं? सर एक पहले किया था जिसमें के आ रहा था, एक मतलब KA1 into KA2। सिंपल है। अगर हम दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो Ka किसके बराबर होगा? KA1 into KA2। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड या ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड overall dissociation constant of an acid is equal to product of stepwise dissociation constants। क्लियर? एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है, दोनों के लिए वैलिड रहेगा। कोई डाउट? नोट करो। सर डन। उसके बाद एक और छोटा सा फॉर्मूला हमने ये किया था कि अगर हम एक एसिड लेते हैं तो जब हम उसमें से H+ बाहर निकालते हैं तो वो कॉन्जुगेट बेस बना देता है, याद है? यस सर। तो अब फॉर्मूला क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड multiplied by dissociation constant of conjugate base. This is Kw। और अभी के लिए याद रखो कि Kw is 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर हम कोई बेस लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट एसिड बना देते हैं, उन दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट भी किसके बराबर होता है? 10⁻14 के बराबर। कोई डाउट? नो सर। ये दो फॉर्मूलाज लिख लो।
अब तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा, कंप्लीट एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। केडब्ल्यू के क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूला सेम हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बस मुझे इसका एक कंसेप्ट समझाना है जो इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, छोटे से थोड़े से ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मतलब तुम कर लोगे। अब अगली क्लास कब लगानी है? ट्यूसडे आएगा, मंडे मैं नहीं ले पाऊंगा साक्षी क्लास, 26 को मैंने ऑफ देना है, ठीक है। तो अब अगली क्लास सीधा ट्यूसडे आएगी, तो उम्मीद करूंगा कि ट्यूसडे तक एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी, ठीक। सैटरडे संडे वैसे ऑफ पे हो, मंडे मैं ऑफ दे रहा हूँ, ट्यूसडे, ठीक। ओके सर। ठीक है, तो ट्यूसडे तक एनसीईआरटी ट्राई करो कि पूरी हो जाए, ताकि हम डाउट्स ले सकें अच्छे से, मतलब जितने डाउट्स होंगे कर लेना, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ज्यादा है, मुझे पता है डाउट्स निकलेंगे उसमें से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम वो सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है।